हेलो दोस्तों। अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर से एक स्टॉक जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। इसमें हमें रिसेंटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और यही एक रीज़न है हम इसको आज फोकस करा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 15-20 सालों में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम इसका कामकाज देखें तो काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में हमें दिखाई देता है। मेनली ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है और स्पेस सेक्टर में भी काम करती है, और क्लीन एनर्जी और अदर सेगमेंट्स हैं जैसे मरीन, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रूज। तो इन सारे क्षेत्र में ये काम करती है। एक चीज़ यहाँ देखने लायक है कि इन डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में एक जो एंट्री बैरियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन इसके लिए काफ़ी कम है, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं उनके लिए एक एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसका हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो 145% के इसने रिटर्न दिए हैं। 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई और 2 साल में इसने 145% के रिटर्न हमें दिए हैं। रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि एमटा टेक्नोलॉजी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल का लाइसेंस गेन किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो जो आने वाला क्वार्टर है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, और इसने CAGR 79.9% दिया है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। CAGR की बात करें तो इसका मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि एक कंपनी एक साल में कितना परसेंटेज हमें ग्रोथ देती है। अगर मान लीजिए हम ये 100 रुपये की कंपनी है और 10% की ग्रोथ देती है तो अगले साल वो 110 की हो जाएगी, और अगर उससे अगले साल फिर 10% देती है तो वो 121 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से इसके 10% नहीं बल्कि 80% की CAGR है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसकी मार्केट कैप 7,677 करोड़ है। तो ये एक मिड कैप की कंपनी है और लार्ज कैप बनने में ये सक्षम है। इसका करंट मार्केट प्राइस 2,496 है, जो अपने ईयर हाई से थोड़ा कम है, और इसकी फेस वैल्यू 10 की है। तो कल को भविष्य में ये स्प्लिट भी हो सकती है। इसकी ROCE और ROE काफ़ी अच्छी है, जो 20% के आसपास है। इस स्टॉक की PE 71.4 है, जो अपनी इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है। बट इसके साथ ही इसका EPS भी हम देखेंगे कि काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसका RSI 45.4 है। तो ये ना ही ओवरबॉट रीजन में है ना ही ओवरसोल्ड रीजन में, क्योंकि ये 30 और 70 के बीच में है। तो इसलिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये हमें मिल रहा है। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें तो 590 करोड़ के रिजर्व्स हैं इसके पास, और बोरोइंग्स इसके पास 143 करोड़ हैं। तो इसकी रिजर्व्स बोरोइंग से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक तरह से ये डेट फ्री कंपनी है। अगर हम इसका PE देखें तो 135 रुपये से घटकर 71.3 तक ये आ चुका है, और इसका EPS जो है 18.9 से बढ़कर 34 तक आ चुका है। तो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ये मिल रही है। इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता ही जा रहा है, और PE कम होने के कारण ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हमें मिल रही है। अगर हम इसका रिवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2020 में इसका रिवेन्यू 213 करोड़ था, जो बढ़कर 2023 में 573 करोड़ हो चुका है। 2022 से अगर आप 2023 की ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है। उसी तरह अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 60 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 103 करोड़ हो चुका है, जो ऑलमोस्ट डबल है। अर्निंग पर शेयर भी इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 11 करोड़ से लेकर इसका अर्निंग पर शेयर 33.62 तक पहुंच गया है। इस कंपनी के प्रोज की बात करें तो इसने हाई EPS ग्रोथ इस साल में दिखाया है, और एनुअल EPS ग्रोथ भी इसका काफ़ी अच्छा है। और इसके ROCE, ROE, ROA यानी कि रिटर्न ऑफ एसेट्स, इन सब में इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। कंपनी के पास लो डेट है बट रिजर्व काफ़ी हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका नेट प्रॉफिट और बुक वैल्यू पर शेयर दोनों ही लास्ट 2 ईयर्स में इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, और FIs और DIs ने इसमें इंक्रीज करी है अपनी शेयर होल्डिंग। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमें सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसका नेट प्रॉफिट 2022 में 61 करोड़ था, जो बढ़कर 104 करोड़ हो चुका है, और इस साल 107 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी ये दिखा चुकी हैं। अगर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 5-10 सालों से हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। आइए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने इसमें शेयर होल्डिंग घटाई है। तो आप ये कह सकते हैं, आपको ये लगेगा
कि इसमें प्रमोटर्स अपनी शेयर्स बेच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके जो को डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं। इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्होंने शेयर्स अपने बेचे हैं फॉर एक्स वाई जी रीज़न, और वही शेयर्स जो हैं एफ आईज और डी आईज ने खरीदे हैं, और इसी तरह एफ आईज डी आईज की इसमें होल्डिंग बढ़ रही है। तो कोई एक घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एफ आईज डी आईज जिसमें होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो एक हमें अच्छी कंपनी का इंडिकेशन देता है। तो आज की डेट में इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 39% है, एफ आईज की 8% है, और डी आई एस की 24% है, पब्लिक के पास 27% है, और अदर्स बहुत ही 0.01% है। अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो 100% एनालिस्ट में इसमें बाय रेटिंग दी है और 0% है सेल होल्डिंग। आप भी दोस्तों कमेंट कर सकते हैं हमें कि आपका इस कंपनी के बारे में क्या विचार है, आपकी इसमें बाय रेटिंग है या सेल रेटिंग है, और हमें बता सकते हैं आप अपने विचार कमेंट करके। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अंत में डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।